हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही इसी वीडियो के टेलीग्राम चैनल एंड ट्विटर आईडी की लिंक है, तो जाकर के जो दोनों ज्वाइन और फॉलो जरूर करना, ताकि वहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। लाइव मार्केट में काफ़ी अच्छे अच्छे चार्ट्स पोस्ट करता रहता हूँ और आपको अगर अच्छा लगे तो आप उसमें ट्रेड करके थोड़ा बहुत एक रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। बट अपनी एनालिसिस करना उसके बाद ही, क्योंकि वो सब जो एनालिसिस होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये वीडियो भी पूरा का पूरा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप इसको समझिए, ये जो कंपनी है इसके बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ, टेक्निकल बेसिस, फंडामेंटल बेसिस, उसको समझिए, अंडरस्टैंड करिए, अपने माइंड से इवेलुएट करिए और अपनी खुद की रिसर्च करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, अदरवाइज आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करिए, क्योंकि ये जो वीडियो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ना कि कोई टिप है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। कंपनी का नाम है एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड बेवरेजेस, ओके। एंड ये एक्चुअली बेसिकली जो काम करती है, ये इनका अल्कोहल्स का काम है और प्लस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी है और सप्लाई भी लोगों का करती है। ये बेसिकली यूबीएल के साथ एसोसिएटेड है, जैसे कि मैकडॉवेल्स आप देख रहे हो, इनका ये यूबीएल का प्रोडक्ट है। तो अब आप समझ सकते हो कि ये कंपनी क्या करती है। एक्चुअली अल्कोहल्स के सेक्टर में जब मैं गया, अल्कोहल वाले में, बेसिकली ये कंपनी मेरे सामने चार्ट के बेसिस पे आई थी, मेरे स्कैनर में आई, देन मैंने इसको देखा, तो फिर फंडामेंटल्स देखे तो काफ़ी अच्छा लगा। अब मैं चलता हूँ सीधे फंडामेंटल्स के बारे में। तो जो हम वीडियो डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो रहेगा कंपनी के बारे में जानेंगे, इनके बिजनेस के बारे में जानेंगे, इनका पैसा कहाँ से आता है उसके बारे में जानेंगे, रिस्क क्या है इनके बिजनेस में, और प्लस इसके बाद इसकी कंपनी के प्रॉस और कॉन्स क्या है, एंड हमें इसमें इन्वेस्ट करने के साथ साथ किस सेटअप को और किस माइंड सेटअप हमारा कैसा होना चाहिए, वो सब चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। एंड देन हम उस पर आगे बढ़ेंगे कि हमें फाइनल डिसीजन लेंगे कि आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बट मेरे हिसाब से तो ठीक लग रहा है, मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा। अभी मैंने नहीं किया है बट आगे करूँगा, और मैं करूँगा थोड़ा टेक्निकल बेसिस पे, और आपको भी बताऊँगा, आप भी उसको कर सकते हैं, बट अच्छा लगे तभी, अदरवाइज़ नहीं। तो चलिए मैं इस कंपनी के बारे में शुरू करता हूँ। सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। आप लोग आई होप इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते होंगे, और अगर यूज़ करते हैं तो अच्छा लगे तो रिव्यू दे देना नीचे कमेंट बॉक्स में कि इनके प्रोडक्ट कैसे हैं। और इन दूसरे कंपेरिजन देखिए, ऐसा नहीं कि आप पीते हो, ये गलत बात है, ये अलग चीज़ है, ये दिस इज़ नॉट अ टॉपिक टू डिस्कस। टॉपिक ये है कि क्या इनका प्रोडक्ट बाकी कंपनियों के कंपेयर में अच्छा है। तो ये चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है, क्योंकि हम जब भी किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हम तभी यूज़ करते हैं जब वो बाकी कंपनीज़ के रिलेटिवली उनका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में देखना कि क्या है इसका, आपका रिव्यू जो होगा वो इनके प्रोडक्ट के बारे में आप ज़रूर लिखना, ताकि वो एक तरीके से वैल्यू क्रिएट कर सके इन्वेस्टमेंट में एंड अपने रिसर्च में। तो हम इनके कंपनी के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो ये जो हमारी कंपनी है एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड बेवरेजेस लिमिटेड, ये पूरा का पूरा हमारा इनका जो काम है अल्कोहल्स का बनाने का, बेवरेजेस बनाने का, एंड उसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं। ट्रेडिंग मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम है। ENA एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, जो कि हाई जैसे कि वोडका बनाने के काम में आता है। एंड इंडियन मेड इंडियन लीकर, IMIL इसको बोलते हैं। ये कंट्री लीकर होती है। ये एक्चुअली इनका मतलब समझो कि जो स्ट्रॉन्गनेस होती है वो थोड़ी सी लो होती है। एंड इंडियन मेड फॉरेन लीकर, तो जैसे कि जो मैकडॉवेल है इंडियन मेड फॉरेन लीकर है, तो IMFL इसको बोलते हैं। इनका शॉर्टकट आगे चल के यूज़ होगा, तो आप लोग इसको याद देना। जब भी जहाँ पे शॉर्टकट यूज़ होगा IMIL होगा और IMFL होगा, तो आप लोग उसको ध्यान देना। हम कंपनी के बारे में अगर समझे इनके की पॉइंट्स, तो सबसे पहले रेवेन्यू का ब्रेकडाउन करेंगे। भाई इनके रेवेन्यू क्या है। बिजनेस तो हमने समझ लिया, थोड़ी सी वेबसाइट पर भी आ जाते हैं, तब हम आ जाते हैं रेवेन्यू ब्रेकडाउन में। तो इनका जो काम है, सबसे पहले तो इनके इस ब्रांड में चलते हैं। तो यहाँ पे इनके ये सब ब्रांड है, आप लोग जेम्स मैकेल जानते होंगे। कुल मिलाकर के विस्की, रम, वोडका एंड आपका बियर, ये सब बनाने का काम करते हैं। और थोड़ा सा ये लोग हैंड सैनिटाइज़र भी बनाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हैंड सैनिटाइज़र भी बनाते हैं, हालांकि आई थिंक इन्होंने उठा लिया होगा बेनिफिट कोविड का। एंड उसके बाद ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ये लोग करते हैं इन सब प्रोडक्ट का, साथ में UBL के साथ एसोसिएटेड होकर के ये इन सब प्रोडक्ट का एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब करते रहते हैं। तो अब इनके हम रेवेन्यू ब्रेकडाउन के बारे में चलते हैं। तो रेवेन्यू जो इनकी आती है, कहाँ से आती है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। इनकी जो रेवेन्यू आती है, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से जो इनका आता है 35% रेवेन्यू आता है। एंड जो कंज्यूमर बिजनेस है इनका 60% ऑफ रेवेन्यूज आता है। अब यहाँ पे जैसे समझे मर्चेंट ENA मतलब एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल 21% वहाँ से आ रहा है। एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो मैंने बताया लोगों के साथ ये करते हैं, तो इनका 3% आ रहा है। एंड बाई प्रोडक्ट, इनके जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं उनका 10% आ रहा है। बाई प्रोडक्ट आई थिंक हैंड सैनिटाइजर ही हो सकता है, ओके। एंड फिर आगे हम चलते हैं। तो इंडियन लीकर से जो इनका बिजनेस आता है
कंज्यूमर बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या है, ये लोग जो दूसरों का थोड़ा सा मैन्युफैक्चर भी करते हैं और फिर उनको देते हैं। और कंज्यूमर बिजनेस ये मतलब जो सप्लाई और ये सब करते हैं। तो इंडियन मेड इंडियन लीकर जो है वहाँ से 30% आ रहा है, एंड इंडियन मेड फॉरेन लीकर जो आ रहा है वहाँ से 17%, एंड लाइसेंस ब्रांड जो UBL के साथ जो इन्होंने किया हुआ है वहाँ से, तो इनका 19% वहाँ से रेवेन्यू आ रहा है। अब हम अगले पॉइंट्स में चले तो द कंपनी हैज़ बीन मैन्युफैक्चरिंग इंडियन लीकर अंडर ओन ब्रांड्स ऑफ 3 डिकेड्स। 30 सालों से भी इन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया है। एज हैज़ ऑल्सो एडेड 6 ओन्ड फॉरेन लीकर ब्रांड्स इन इट्स पोर्टफोलियो, और 6 नए लीकर ब्रांड्स को इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। अगर हम इनके लोकेशन की बात करें तो कहाँ से इनका प्रोडक्ट आता है, जो इंडियन मेड फॉरेन लीकर, मैंने कहा था ना इसका शॉर्टकट आएगा, तो आप याद रखना IMFL जो आता है सेगमेंट, वहाँ से इनकी जो रेवेन्यू आती है 46% की आती है। तो जो उसका रेवेन्यू का ब्रेकडाउन है वो केरला से आ रहा है, मध्य प्रदेश से आ रहा है, एंड दिल्ली से आ रहा है 8%, एंड छत्तीसगढ़ से आ रहा है 6%। मैंने नंबर्स नहीं बोले, आप लोग देख देना। तो हाँ, इनका जो मेजर रेवेन्यू है वो MP से ही आ रहा है, और इसके बारे में फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसका रिस्क क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें। द कंपनी यूज टू अर्न 84% ऑफ रेवेन्यू फॉर, यहाँ पे देखिए मैंने कहा ना 84% का जो रेवेन्यू आ रहा है ये मध्य प्रदेश से यार IMFL वाली कैटेगरी में, एंड 18 तक ये आया था, बट हैज़ ड्रॉप्ड टू 37% इन 3 years लाइसेंस ब्रांड सेगमेंट 90% ऑफ रेवेन्यू। अब इसमें 37% का उड़ा था, घट गया था, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्यों घटा, फिर आगे चल के क्या हुआ। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो कंपनी एंटर्ड इनटू एन एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट इन 2017 में इन्होंने एक फ्रेंचाइजी किया था इन सब के बारे में, जो ये सब आप ये सब ब्रांड के बारे में आप लोग पढ़ लो और आप लोग गूगल करके भी देख लेना। तो ये जो है कि ये सब बनाने का और ये सब उनके बॉटलिंग का और सब करने का उन्होंने मतलब सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग ये सब करने का काम किया था। एंड और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये 17 से लेकर के 18 तक था, बट सॉरी हाँ 17 से लेकर के आपका 17 से लेकर के 3 साल का था, मतलब 20 तक था, बट उसको 25 तक एक्सटेंड कर दिया। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे 25 तक एक्सटेंड कर दिया है, तो वहाँ से रेवेन्यू इनकी कंटिन्यू चालू रहेंगी, और भी ये आगे चल के हो जाए, क्योंकि इनका जो लोकेशन जो प्लांट है ना ये मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश आपको पता है कि हमारी कंट्री का मिडल है, मतलब सेंटर में आता है। तो जहाँ पे जब सेंटर में वो आता है तो वहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो होता है ना, मतलब एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन, तो वो ईजी हो जाता है। ओके, कोई एक लोकेशन में नहीं होता। जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी एक जगह पे हो तो वहाँ से फिर पूरे पैन इंडिया में पहुँचने में फिर क्या होता है, थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाता है। और यहाँ पे ये MP में है तो इनको थोड़ा ये बेनिफिट मिलता है, और भी आगे चल के कंपनीज के बारे में रहेंगी। अब इनका जो एक्सपेंशन प्लान है वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, क्योंकि ये एकदम टोटल 120 करोड़ का एक तरीके से एक्सपेंशन करने वाले हैं। और इनका पहले भी एक्सपेंशन हुआ था 17 से 18 तक का एक्सपेंडेंट जो इन्होंने जो एक्सपेंशन किया, तो वहाँ पे 31.4 मिलियन लीटर पर एनम ये चीज़ है, तो वहाँ से उन्होंने 45 मिलियन लीटर पर एनम किया, एंड अब इसको जस्ट डबल करने वाले हैं। ओके, सो ध्यान दीजिए, अभी तक जो भी इनकी रेवेन्यू आ रही थी वो 45 मिलियन पर मिलियन लीटर पर एनम से आ रही थी 45%, अब जो जस्ट उसका डबल हो जाएगा। तो अगर मैं समझूं कि जस्ट डबल होगा तो थोड़ा सा मार्जिन का भी इफेक्ट होगा, मतलब अगर प्रॉफिट तो डबल हो जाएगा बट मार्जिन का इफेक्ट आएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल और ये सब थोड़े से महंगे हो रहे हैं, और एक तरीके से इनको सेल्स में भी थोड़ी हो सकती है कि दिक्कत आएगी, क्योंकि आप लोग जान रहे हो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बैन कर देती है, कहीं किसी न किसी स्टेट में बैन हो जाता है। हालांकि उतना बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जो इंडियन मेड फॉरेन लीकर वाला ब्रांड है वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, इंडियन मेड इंडियन लीकर वाले में दिक्कत आ सकती है, बट यहाँ पे भी जो अगर मैं समझूँ को 90 इनका ऑलमोस्ट, अगर ये अपना जो प्रोडक्शन है वो डबल करने वाले हैं, ओके, अपना जो कैपेसिटी है वो डबल करने वाले हैं, तो वहाँ से भी इनको एक बहुत अच्छी रेवेन्यू आएगी, ये फॉर श्योर है। और 120 करोड़ का इनका एक्सपेंशन प्लान है, जो कि जून 22 तक कंप्लीट हो जाने वाला है। तो ये फिलहाल अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कंप्लीट हो रहा होगा। ओके, तो ये जो है वो कंप्लीट हो रहा होगा, तो आप इस पर ध्यान दे सकते हैं। फिर अगर मैं इनके प्रॉज और कॉन्स की बात करूँ, फिर हमें आ जाऊँगा टेक्निकल एनालिसिस पे। पहले तो हम फंडामेंटल समझ रहे हैं, फंडामेंटल भी और समझेंगे, बिजनेस के भी एनालिसिस है, फिर फंडामेंटल पे आएंगे, फिर हम टेक्निकल पे आएंगे। अब देखिए, अगर कंपनी की बात करो तो ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, एंड 72% ऑफ टोटल सेल्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द स्टेट ऑफ MP। मतलब इनकी जो सेल्स होती है, इनके प्रोडक्ट की जो सेल्स होती है, बेसिकली ये जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं उसकी 72% सिर्फ और सिर्फ MP से आती है। और आप लोगों को पता है MP में आई थिंक बैन नहीं है, बिहार में और गुजरात में बैन है। बाकी देखो, बैन हर जगह है, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, बैन हर जगह है, बट पीता हर कोई है। ओके, यहाँ सूरत में भी पीते हैं, गुजरात में भी पीते हैं सब लोग, तो वो चलता रहेगा, मतलब सेल्स तो होती रहेगी। हाँ, देखा जाएगा वो रेगुलेशन क्या है, अलग चीज़ है। तो हम थोड़ा सा इस बेसिस पे भी जा सकते हैं, और इसको थोड़ा पॉलिटिकली मत लीजिएगा, ये जस्ट एक, हम इन्वेस्टर हैं तो हमें अपनी कंपनी के बारे में सोचना है, सीधी बात। और फिर आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी को अगर मैं बोलूँ तो टोटल जो ये रिस्क फ्री है, मतलब डेट फ्री है, एंड हमारा जो डेट इन्होंने रिड्यूस किया, मतलब अभी जो डेट इनका चल रहा है वो
0.17 चला, मतलब 17 लाख का। तो ये डिविडेंड बहुत ही मतलब ये जो वो है बहुत ही छोटा है, तो मैं इसको डेट फ्री कंसिडर कर सकता हूँ। एंड इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 31% का CAGR रहा है 5 ईयर्स। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए फंडामेंटल्स जब मैं कंपेयर करूंगा इनका यूनाइटेड बेवरेजेस से और VBL से, और आपको और भी जो इनके पीयर्स हैं, तो आपको पता चलेगा कि जो कंपनी है इसके फंडामेंटल कितने अच्छे हैं। सेल्स थोड़ी सी इनकी डाउन हुई थी, उसके बाद भी इन्होंने मार्जिन को मेंटेन रखा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इनका जो ROE है वो 3 ईयर्स का जो रिकॉर्ड है 26% का है। ये आई थिंक हाईएस्ट है उनके सेक्टर में। मुझे देखना पड़ेगा इस चीज़ में हाईएस्ट है कि नहीं, बट ऑलमोस्ट ये हाईएस्ट नहीं भी होगा तो सेकंड या थर्ड पे जरूर आएगा। ओके, तो ये हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं जो हमने फंडामेंटल्स जानी, कंपनी के बारे में जानी एटलीस्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके टेक्निकल्स को देख लेते हैं। बट टेक्निकल से पहले हम थोड़े से फंडामेंटल जाएंगे। तो फंडामेंटल यहाँ पे समझिए कि इसका जो मार्केट कैप अगर मैं बताऊँ तो मार्केट कैप है ओनली 901 करोड़ की। एक तरीके से स्मॉल कैप कंपनी आप पकड़ सकते हो इसको। एंड इनका जो EPS रहा है, ओके, EPS जो रहा है ये 33% का रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो PE रेशियो है वो 14 का है। इंडस्ट्री PE 74। तो आप अगर देखें तो जो इनकी इंडस्ट्री की PE है वो 74 की रही है, बट इसकी जो PE है ये 14 रही है। तो PE मल्टीपल के हिसाब से अगर हम देखें तो ये स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड है। ओके, अब एक भी पॉइंट होता है, कभी कभी जो कंपनियां अच्छी होती हैं वो कभी अंडर वैल्यूड नहीं हो सकती, मतलब वो महंगी ही बिकेगी। जैसे आप टाटा एलेक्सी को ले लो, और मतलब अच्छी कंपनी जिनमें ग्रोथ हाई है वो कभी भी अपने इंडस्ट्री के PE से आगे ही रहती हैं हमेशा। और बट यहाँ पे देखो ये PE से नीचे है, तो इसमें कुछ न कुछ कारण होगा, बट आगे चल के जो इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है, जैसे कि मैंने कहा एक्सपेंशन प्लान इनका, तो एक्सपेंशन प्लान वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर मैं अभी जब बताऊंगा इनका इंटरेस्ट जो जिस तरीके से उन्होंने कम किया है, प्रॉफिट इनके जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो सब चीज़ें। और इनकी बुक वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 163 रुपीज़ की है। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू अगर मैं देखूँ तो ये जो बुक वैल्यू होता है इसका मल्टीप्लाई कर देता है यहाँ पे, मतलब इसको डिवाइड कर दो इस वैल्यू से तो आपका ये वाला निकल जाएगा। तो मतलब अपने बुक वैल्यू से कितना महंगा ट्रेड हो रहा है, तो 3.05 का ये है। एंड डिविडेंड यील्ड जो है ठीक ही ठाक है, कोई ज़्यादा नहीं है। अब हम इसके चल जाते हैं रिजल्ट्स में। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो इनका ये वाला क्वार्टर था, मतलब 21 से 21/9, मतलब छठे से 9th क्वार्टर जो था, वहाँ पे देखिए इनका सेल्स बड़ा हुआ है। सेल्स को हम देख लेते हैं, चलिए एक काम करते हैं, एनुअल देखते हैं। सबसे पहले एनुअल, तो 17 में जो इनकी सेल्स थी वो 291 करोड़ की थी, 330 करोड़ हुई, 411 हुई, 535 हुई और 45। यहाँ पे आप समझ सकते हो कोरोना वाला टाइम था, वहाँ से डाउन हुआ, बट ये फिर से अपने ऑलमोस्ट 19 वाले लेवल के क्रॉस कर चुके हैं और वहाँ से भी इन्होंने जंप दिखाया हुआ है। तो ये एक तरीके से इसका प्लस पॉइंट है कि इनकी जो सेल्स है वो कम नहीं हो रही, और आप लोगों को पता है भाई लोग पीना बंद करेंगे नहीं। और फिर आगे बढ़ते हैं। और इनको जो एबिडा है, देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब इनकी सेल्स कम हो जाता है ना, फिर भी अपने एबिडा को मेंटेन रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये मतलब बहुत अच्छी बात है। कंपनी आई थिंक अपने जो इसके मैनेजमेंट है और कैपेसिटी है उन सबको काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब कुल मिलाकर के जो इनका एक बिजनेस करने का जो सेटअप है पूरा, प्रोडक्शन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के रिटेल आउटलेट्स तक का जो एक तरीके से जो कॉस्ट मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। एंड फिर इसके बाद अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो देखो इनके जो 2017 में इनके पास 4 करोड़ का इंटरेस्ट ज़्यादा था, कम हुआ, 19 में कम हुआ, 20 में कम हुआ, और यहाँ पे देखो तो कंटिन्यू बेसिस पे ये लोग अपना जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का बर्डन कम कर रहे हैं, मतलब ये अपना डेट रिड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपना ये जो डेट है, इनका जो कर्ज है उसको निकाल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी होती है, आपको यही चीज़ ध्यान देना चाहिए। मैं तो एक आपको ट्रिक देता हूँ, आप हमेशा कंपनियों के बारे में सोचो तो कंपनियों को देखो सेल्स बढ़ रही है कि नहीं, इंटरेस्ट घट रहा है कि नहीं। अगर ये सब अच्छा हो रहा है तो आप समझो कि वो कंपनी अब उसमें चेंज होने वाला है और अच्छा काम करेगी। ये एक तरीके से मैं आपको हिंट देता हूँ। फिर अगर हम पैट देखें तो 16 करोड़ का पैट था 17 में, जो कि 25 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 49, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो मैं इसको एक तरीके से सीधे सीधे मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, जो मेरा फार्मूला है 3। ओके, वेरी गुड। तो मेरा जो फार्मूला है वो ये है कि कभी भी कंपनी अपने पैट का 3 गुना, ओके, उससे ज़्यादा है तो मैं समझता हूँ कि वो अब वो ओवर वैल्यूड हो चुकी है। अगर उसका प्राइस उसके पैट के परसेंटेज, जो लेट से कि उसका पैट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बढ़ा 10%, तो उसकी प्राइस 30% बढ़े तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, 30 के अंदर है तब तो ठीक है। ये मेरा अपना मानना है, आप लोग इस पर एग्री कर भी सकते हो, एग्री नहीं भी कर सकते। ये प्रॉपर इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा कि मैं ऐसा क्यों मानता हूँ। ज़्यादातर कंपनियों में इसको सही समझता हूँ, फिर मैं आगे बताऊँगा। तो मैं क्या देखता हूँ कि जो इनका जो पैट का ग्रोथ है वो 10% अगर है, तो इनके शेयर की प्राइस अगर लेट से कि 20% है, तो दैट मीन्स वहाँ पे 10% का ग्रोथ आना अभी बाकी है, क्योंकि 3x तक मैं काउंट करता हूँ, मतलब पैट का 3x, जो पैट का ग्रोथ है उसका 3x प्राइस का ग्रोथ होना चाहिए। अब इसके बाद लेट से अगर पैट का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बोलते हैं, पैट का जो ग्रोथ हुआ
10% का हुआ और प्राइस बढ़ गई 50, प्राइस मतलब 50% बढ़ गई, तो मैं समझता हूँ कि 20% का अगर करेक्शन आ जाए तो मैं उसको बाई कर लूँगा। तो ये एक मेरा फ्रेमवर्क रहता है, आप लोग इस पर एग्री कर सकते हो, एग्री नहीं भी कर सकते हो, ये डिपेंड आप पे करता है। मेरा काम था, मेरे मुंह से निकल गया इसलिए मैंने बता दिया। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो आप लोगों को बस वही नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ टैक्स। अब इनके अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो भाई ठीक था, एनुअल बेसिस पे सबको सही है। क्वार्टरली बेसिस पे देखो ये लोग अभी जो इनकी सेल्स है वो कम हो रही है। अगर आप समझो तो ये 12 लास्ट वाला क्वार्टर था, उसके बाद 21 का तीसरा क्वार्टर, फिर ये तो यहाँ पे समझो तो ये कम हो रही थी। अब अगर मैं दूसरा जहाँ से देखो, जहाँ से मतलब कोविड का जो रिफॉर्म हुआ वो एक तरीके से सही हो रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने तुरंत रिकवर कर लिया, मतलब वहाँ से लेकर के सीधे आप देख रहे हो, तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। और इसके बाद अब यहाँ पे देखो जैसे कि थोड़ा सा यहाँ पे 13 करोड़ का था, सॉरी 13 लाख का था, उसके बाद फिर इन्होंने 17 लाख, थोड़ा सा 4 लाख का बढ़ गया, वो नॉमिनल है। बट ओवरऑल एनुअल बेसिस पे आप देख रहे हो कि इनका जो डेट है वो कम हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट इनको कम, देखो डेट अगर इंटरेस्ट यहाँ पे कम हो रहा है तो दैट मीन्स वो लोग अपना कर्जा घटा रहे हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं देना पड़ रहा है। अब हम यहाँ पे चल जाते हैं, रेशियोज़ की बात करते हैं। तो इनके रेशियो से ये छोड़िए, मैं आपको इसके बारे में सिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो आप अगर यहाँ पे ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है स्टॉकेज, आप यहाँ पे जाकर के सेक्टर्स में क्लिक करेंगे एंड देन आप यहाँ पे आ जाएंगे एल्कोहल्स एंड बेवरेजेस डिस्टिलरीज। अब यहाँ पे देखिए आरओई, अगर मैं आरओई वाइज फिल्टर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए जो इनका आरओई है 25 का है, सबसे ज़्यादा ग्लोबस का है, ग्लोबस स्पिरिट। अब चूंकि स्पिरिट वो उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो बेस प्रोडक्ट है वो स्पिरिट है, और स्पिरिट तो आपको पता है वो एक तरीके से रॉ मटेरियल बन जाता है आगे वाले वोडका और ये इन सब के लिए। तो इसको तो डेफिनेटली, क्योंकि ये प्रॉक्सी है उन सब के लिए, तो इसको बेनिफिट मिलेगा। ओके, बट अगर मैं मेन उसकी बात करूँ लीडर के, तो यहाँ पर 25 का इसका जो आरओई है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ओके, और फिर इसके बाद अगर हम देखें रेडिको खैतान के 16, अच्छा रेडिको खैतान के बारे में मैंने अलग से आई थिंक ट्वीट किया था, तो उसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया उसके बाद। तो आप लोग इसीलिए मैं बोला हूँ कि ट्विटर को फॉलो करो, एंड अपने टेलीग्राम में भी बोला था जब ये इसका आया था, तो वहाँ से भी आई थिंक 30 to 35% बढ़ा हुआ था। फिर इसके बाद हम देखते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड यूनाइटेड बेवरेजेस जो यूबीएल है। तो आप समझिए आरओई वाइज ये कितना अच्छा है, और पीई वाइज हमने देखा कि कितना सस्ता है। तो दोनों आप इसको कंपेयर करो कि आरओ वाइज ये कंपनी कितनी अच्छी है और पीई वाइज ये कितनी अच्छी है। अगर मैं इसका पीई यहाँ पे लेके चलूँ तो यहाँ पे देखिए इसका बी ओनली 40 का है, और जबकि इसके सामने जो यूनाइटेड बेवरेज उसका पी 136 है। तो आप समझ रहे हैं ना ये सब चीज़ें, और इसी का ये प्रोडक्ट बनाते और मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब एक तरीके से ब्रांडिंग मैन्युफैक्चरिंग और सब सप्लाई करते हैं। तो ये आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे समझना चाहिए कि इसके पास कितनी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। तो फंडामेंटल्स यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया, और थोड़े से उनके जो पीयर्स थे उनके साथ भी हमने कर लिया। सेल्स के बारे में भी अगर हम देखें तो सेल्स भी आप लोग इस पे आकर के आप लोग कंपेयर करोगे ना, तो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितनी कंपनीज हैं, उनके पीयर्स का क्या क्या है, तो आप यहाँ पर आकर के अच्छी अच्छी कंपनीज को फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ से फिल्टर, जैसे डेट के बारे में तो सबसे कम जिसका सबसे ज़्यादा डेट होगा, फिर उसके बाद जिसका सबसे कम डेट है तो उसको आप फाउंड आउट कर लो। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो, तो आप इसको थोड़ा देखना, वेबसाइट पर जाना, विजिट करना। अब मैं आ जाता हूँ टेक्निकल पार्ट पे। जो टेक्निकल पार्ट पे मैंने ये, चूँकि मेरे लाइन में और मेरी आंखों के सामने ये टेक्निकल बेसिस पे ही है, मेरे स्कैनर ने इसको फाइंड आउट किया। अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले मंथली चार्ट। सबसे पहले जब भी आप कोई चार्ट देखो तो मंथली चार्ट पे जाओ। अब मंथली चार्ट को अगर मैं देखूँ तो क्या मंथली चार्ट बुलिश है? यस, मंथली चार्ट अभी भी बुलिश है, उसके बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगर आप इसको देखो तो मंथली चार्ट में अगर आप लोग समझते होंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन काफ़ी हो रहा है। तो आप इस तरीके समझ सकते हो कि जो प्राइस है वो एक तरीके से हॉल्ट पे है। अब यहाँ पे देखो बड़ी वॉल्यूम है, ये 21 का सेशन है, वहाँ से फिर थोड़ा सा डाउन भी हुआ है, इसके बाद ये ओके, बट ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके हम यहाँ पे वीकली में चलते हैं। अब वीकली बेसिस पे अगर मैं चलूँ तो वीकली बेसिस पे देखिए जो ट्रेंड है वो अप है, और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस हॉल्ट ले रही है। तो इसके बाद हो सकता है और थोड़ा सा भी हॉल्ट ले, बट उसके बाद इसको ऊपर जाना है। मेन जो है हमारे वीकली का ट्रेंड अप है, हमारे लिए ये पॉइंट होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए डबल बॉटम का भी सिस्टम बना करके ऊपर जा रही है, तो ये एक तरीका होता है। अब हम डेली पे चलते हैं। अब डेली में जो मुझे चीज़ दिखाई दे रही है, डेली में वो दिखाई दे रही है, आप यहाँ पे अगर देख सको अच्छे से, हेड एंड शोल्डर। ये क्या हुआ भाई, इसको नहीं बन रहा है क्यों? एक काम करो, मैं ऐसे बना देता हूँ, देखो।
ये। तो आप इसको हेड एंड शोल्डर समझ सकते हो। अब हेड एंड शोल्डर का इसका क्रॉस ओवर हो चुका था एंड उसके बाद ये क्रॉस करने के बाद इसका जो नेकलाइन था उसको क्रॉस करने के बाद ये थोड़ा सा नीचे गई, बट उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आ गई, फिर यहाँ पे होल्ड कर रही है। तो ये एक तरीके से बेस्ट लेवल है एंट्री का। मतलब कहता है ना कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता तो थोड़ा सा मुझे डर लगता, हो सकता था स्टॉप लॉस होकर के मैं एग्जिट कर जाता शॉर्ट टर्म का अगर स्टॉप लॉस होता तो। बट यहाँ पे देखो अभी जो अपॉर्चुनिटी है वो परफेक्ट है। क्लियर। प्लस आप अगर इसमें देखो हायर हाई, ओके, तो हायर हाई का भी चैनल पैटर्न बना हुआ है। अब इसमें जो टेक्निकल बेसिस पे दो अपॉर्चुनिटीज़ है बुलिश के फेस में, और एक तीसरी अपॉर्चुनिटीज़ है जो तीसरा यहाँ पे एक तरीके से रिस्की, एक तरीके से मैं समझ सकता हूँ। सी दोनों चीज़ हमें सभी चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। डिपेंड आपको करना है कि लेना है नहीं लेना, बट हमें रिसर्च करनी चाहिए। और मैं ये मेरा काम है आप लोगों को रिसर्च सिखाना प्रॉपर, ताकि हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखोगे समझोगे तो आपके माइंड में प्रॉपर पिक्चर क्लियर होगा। तो हमने बुलिश पैटर्न हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर देखा, उसके बाद हायर हाई पैटर्न देखा। बट अगर हम बेरिश पैटर्न को देखो तो यहाँ पे अगर आप लोग मानते होंगे तो ये एक तरीके से बेरिश फ्लैग है, आप लोग समझो बेरिश फ्लैग या फिर ओके बेरिश फ्लैग। तो ये हो सकता है कि इसके नीचे अगर जाए तो ये थोड़ा सा फिर अपने यहाँ पे आएगी, ओके, यहाँ पे हो सकता है आ जाए। अब यहीं पे बात होती है कि एंट्री कहाँ पे करें। तो परफेक्ट, तो पहले तो हमने बुलिश वाला पैटर्न देख लिया, अब इसी में हमने बेरिश का भी एक पैटर्न देखा। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इसके नीचे जाएगी। जब इसके नीचे जाएगी तो हम शांति से एग्जिट हो जाएंगे, बट जब तक इसके नीचे नहीं जाती है और अगर ऊपर जाती है तो हम इसको होल्ड करेंगे। अब इसमें एंट्री वाली बात तो देखो, अब यहाँ पे एंट्री वाली बात अगर आ जाती है तो पहला पॉइंट ये है कि क्या इसने जो बेरिश फ्लैग हमारा बना है उसको रिस्पेक्ट कर रही है। तो अभी तक ये रिस्पेक्ट एक तरीके से देखा जाए तो रिस्पेक्ट ना कर रही है कर रही है, कोई इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। हमें बाई करना है इसके ब्रेकआउट पे, हमें बाई करना है इसके ब्रेकआउट पे। जब ये रेंज हमारी ब्रेकआउट हो जाएगी तो उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस यहाँ वाला होगा, और फिर उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा एटलीस्ट मिनिमम टारगेट ये वाला छोटा सा, उसके बाद अगला वाला टारगेट हमारा होगा अगला वाला हमारा टारगेट होगा ये वाला। तो आप समझ जाओ कि यहाँ से ये जो टारगेट का सिस्टम बन रहा है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे अभी भी हॉल्ट में है तो हमें रिस्क नहीं लेना है। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगी, वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, देन हम इसमें एंट्री करेंगे। एंड उसके बाद अगर ये नीचे जाती है तो इसको जाने तो कोई बात नहीं है, फिर देखेंगे कहाँ पे एंट्री होता है, फिर हम सपोर्ट पे एंट्री लेंगे। अगर ये नीचे चली जाती है तो हम जो फिर एंट्री लेंगे हम वो एंट्री लेंगे इस सपोर्ट के पास, अगर यहाँ पे मिलती है तब, ओके। अगर ये नीचे जाता है तो हम इस सपोर्ट के पास एंट्री लेंगे, और अगर ये ऊपर चला जाता है तो हम इसके ऊपर एंट्री करेंगे ब्रेकआउट होने के बाद ये वाले रेंज के। एंड देन हमारा टारगेट यहाँ पे जो होगा आप लोग देख रहे हो। क्लियर। तो ये एक तरीके से एक एनालिसिस है, टेक्निकल बेसिस प्लस फंडामेंटल आप लोग समझ लो, और इसी तरीके से आप लोग करो। जो हमारा यहाँ पे मैंने नेगेटिव पॉइंट भी बताया, मैंने पॉजिटिव पॉइंट भी बताया, देखते हैं क्या होता है। अभी इसमें कोई ट्रेड करने जैसा नहीं है, बट हाँ इसके नीचे जाएगा तो फिर हम यहाँ पे बाई करेंगे, और इसके ऊपर जाएगा तो फिर हम आगे, हाँ अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक मैं ये भी बना देता हूँ जहाँ से आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। ये है रेंज। एक्सपेंशन कर रही है कंपनी और आगे चल के इसमें ग्रोथ जो है बड़ा अच्छा है। तो आप जो अगर आप नीचे ही देना चाहते हो तो 450 वाले लेवल पे हो सकता है, मार्केट डाउन अभी चल रहा है तो मार्केट थोड़ा सा डाउन जा सकता है, तो उस टाइम पे ये भी नीचे आ सकता है। और यहाँ पे आप अगर फिर चाहो तो यहाँ पे जो 450 वाला लेवल है वहाँ से एक्यूमुलेट करना चालू कर सकते हो। ओके। अब दो ही चीज़ होगी, अगर नीचे जाएगा तो हमें यहाँ पे एंट्री करनी है, ऊपर जाएगा तो हमें ब्रेकआउट की एंट्री करनी है। दोनों मैंने आपको एंट्री बता दी है, तब तक इसको सिर्फ वॉच करो और अपने नज़र में बना के रखो। अब इस सेक्टर में या फिर इस स्टॉक में सबसे मेन प्लस पॉइंट क्या है मैं आपको बताऊं, वो प्लस पॉइंट है हमारे मगरमच्छ लोग, मगरमच्छ दैट इज कॉल्ड FII। अब ये जो FII हैं इन्होंने टोटल, अगर मैं मार्च से बात करूं, 1 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक, टोटल जो फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री है जो सेक्टर है उसमें ऑलमोस्ट 4992 CR 4,992 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस 1.5 महीने में। तो ये प्लस पॉइंट है। अब इसमें थोड़ा सा आया होगा, हो सकता है UBL में गया हो, VBL में गया हो, और या फिर आप खैतान में गया कहीं पर, तो बट वो लोग डाइवर्सिफाई करते हैं तो वो लोग इसमें भी थोड़े से डाले होंगे। तो मैं वो सब प्लस पॉइंट भी बता रहा हूँ ताकि आप लोग को एक प्रॉपर व्यू समझ में आ सके। और इसी तरीके से रिसर्च करनी चाहिए। जब भी आपको रिसर्च करो सिर्फ चार्ट देख करके नहीं बैठ जाना चाहिए, सिर्फ फंडामेंटल देख के नहीं बैठ जाना चाहिए। क्योंकि देखो, अब पॉलीकैप की मैं बात करता हूँ।
अब अगर पॉलीकैप की बात करूँ तो यहाँ पे किसी ने ब्रेकआउट देख के अगर ट्रेड लिया होगा, हेड एंड शोल्डर देख करके ट्रेड लिया होगा, हेड एंड शोल्डर का हालांकि यहाँ पे एंट्री था और यहाँ पे एग्जिट कर गए तब तो ठीक, बट अगर ब्रेकआउट देख के किसी ने ट्रेड किया होगा तो उसकी तो लग गई। तो कभी भी टेक्निकल बेसिस पे ही सिर्फ एंट्री नहीं करनी चाहिए, आपको सभी पैरामीटर्स चेक करने चाहिए, उसके प्रॉस कांस क्या है, उसके और उसके जो है कि उस पर उसके बिजनेस में रिस्क क्या एसोसिएटेड है, वो सब चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए। अब अगर इनके बिजनेस में मैं रिस्क की बात करूँ तो इनका बिजनेस का जो रिस्क है एक तरीके से गवर्नमेंट का रेगुलेशन है, भाई कब कौन सा स्टेट किसी दारू को बंद कर दे ओके, वो गारंटी नहीं है, बट आपको पता है कि बंद हो भी जाता है फिर भी लोग पीते तो हैं, इसमें तो हम दो राय नहीं है, सच्चाई यही है कि द डार्क ट्रूथ इज़ दैट कि लोग पीते हैं और हम उस पर बेट करेंगे। तो कुल मिलाकर के, और किसी ने कहा था आई थिंक किसी ने कहा था कि दूध जो है घर घर पे मिलता है, मतलब दूध वाला आपके घर पे आता है और दारू वाले के आप दुकान पे खुद जाते हो। तो ये एक तरीके से आप समझो कि जो दूध है वो एक तरीके से जो हमारी लाइफ के लिए इसेंशियल है और उसके लिए हम मेहनत नहीं करते, वो दूध वाला हमारे घर पे आके रिक्वेस्ट करता है भाभी जी ले लो, और जो दारू है जो हमारी लाइफ के लिए हार्मफुल है और हम उसको लेने के जाते हैं और रिस्क उठा करके। तो ये सब चीज़ें आप लोग समझो, बस उसी थॉट पे हमें काम करना है। और कंपनी मैंने आपको बता दी, यही एक कंपनी, आप चाहो तो इसके सेक्टर में कोई दूसरी कंपनी जैसे VVL है और आपका UBL है उसमें भी आप जा सकते हो। तो बट डिपेंड ये करता है कि आप उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लो इस सेक्टर में, ओके। एंड अगर ये पूरा जो मेरा वीडियो था अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर करिए दोस्तों के साथ। और आई होप मैंने आज स्लो पढ़ाया हुआ है क्योंकि मैं बहुत फास्ट बताता हूँ, तो मैंने यहाँ पे जस्ट स्लो होने का ट्राई किया और तबीयत भी मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं है इसलिए वजह से। तो अगर ये अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मैं अपने वीडियोस आपको जब पोस्ट करूँ तो पता चल सके। जैसे कि काफ़ी वीडियोस मैंने पोस्ट किए से यहाँ पे देखिए, अब इसमें मैंने करसाना के बारे में बताया था, सॉरी कृष्णा फास्केम के बारे में, तो इसने आई थिंक 35 to 40% का रिटर्न अभी तक दे चुका है। प्लस उसके बाद जब हमने बताया था यहाँ पे हमारे हेल्थ केयर ये टार्सन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था तो वो भी रिटर्न, रिन्यूएबल्स के बारे में, बोरोसिल रिन्यूएबल्स के बारे में मैंने बताया था, तो कुल मिलाकर के, और ये सालजर इलेक्ट्रिक्स के बारे में बताया, ये भी आई थिंक 10% का रिटर्न अब तक दे रहा है, 5 to 10% का रिटर्न आई थिंक आ रहा है। तो आपको अच्छे स्टॉक्स की अपॉर्चुनिटी पर्टिकुलर सेक्टर वाइज प्रॉपर इन डिटेल मैं बताता रहता हूँ, तो आप लोग इसको लाइक करके एंड लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।